Hello friends, welcome back to this channel once again, and today we are going to discuss about public administration. Okay, public administration और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए एक क्वेश्चन आपको सैंपल के तौर पे दिखाना चाहता हूँ। ये आपका 11 जेपीएससी का मेंस का, ठीक है, 11 जेपीएससी का मेंस का क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का नेचर क्या है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आपसे पूछा गया जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब एक तरह से रिलेशन से पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको कुछ जनरल चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ जनरल चीज़ बताना चाहता हूँ तो आपका हर किसी क्वेश्चन में जब आप आंसर लिखोगे तो आपका एज ए फ्रेमवर्क काम करेगा, है ना। कौन सा? एज ए फ्रेमवर्क काम करेगा। ठीक है, अब फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क आपका हेल्प करेगा किसी भी आंसर को स्ट्रक्चर देने में। ठीक है, स्ट्रक्चरिंग करने में, है ना, स्ट्रक्चर देने में। ठीक है, स्ट्रक्चर देने में आप स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है, तो जो मेन मेन आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब लिखते हो तो क्या क्या उस स्ट्रक्चर में, आई मीन क्वेश्चन का जो कंपोनेंट होगा, ये आपको हेल्प करेगा फ्रेमवर्क। तो यहाँ से आपको एक फ्रेमवर्क दिखाना चाहता हूँ ना। आखिर हालांकि ये आपका सिलेबस का पार्ट है, ये वाला देखिए सिलेबस है और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, PYQ है। तो एक फ्रेमवर्क आपको दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी आंसर को कैसे आप एज अ फ्रेमवर्क आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, एग्जाम्पल के तौर पे इसी क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। तो देखो फ्रेंड्स, आ गया वो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा, सेम क्वेश्चन को लिखा हूँ कि जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के बारे में जो हमारे भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपका 40 नंबर पे। देखिए आपका क्या होना चाहिए, अब इस फ्रेमवर्क को समझिए। अगर आप फ्रेमवर्क को समझ जाएंगे ना तो आप खुद से इस टाइप के फ्रेमवर्क बनाना सीख जाएंगे, है ना। और खुद से अगर फ्रेमवर्क बनाना सीख गए तो आपका आंसर का जो स्ट्रक्चर होगा, है ना, क्या फ्लो होना चाहिए, है ना, क्या फ्लो होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा। और आपको जब पता चल जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा कि आप अच्छे से उसको उत्तर दे पाएंगे, और अच्छे से उत्तर दे पाएंगे तो आपका जो मार्क्स मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ जाएंगे। सबसे पहली बात आप देखिए कि जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट आपसे पूछा गया कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और इनफैक्ट यूँ बोल लो कि इन इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब ही क्या हो गया कि इंडियन सिविल सर्विसेज। तो फॉर एग्जांपल आपने इस टाइप का एक ब्लॉग बना दिया, है ना। उसके बाद जनरलिस्ट की बात हो रही है और यहाँ पे स्पेशलिस्ट की बात हो रही है। राइट, क्वेश्चन में हमने देखा तो जनरलिस्ट में क्या हो गया, IAS ऑफिसर हो गया, और उसका काम जो होता है मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के इर्द गिर्द ही रहता है, जो जर्नलिस्ट होते हैं, है ना। और नॉट ओनली IAS ऑफिसर, देर आर सो मेनी अदर ऑफिसर्स, ओके, हु कैन परफॉर्म ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। सिमिलरली स्पेशलिस्ट की बात करें तो फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एनी अदर टेक्निकल पर्सनालिटीज, तो वो क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। सिमिलरली कैटेगराइजेशन देखिए, सर्विस कैटेगराइजेशन, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, और उसका भी एक सब कैटेगराइजेशन। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे तो है ना, उसका फर्दर स्ट्रक्चर लिखा हूँ कि जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन सिविल सर्विसेज, है ना। तो आपको अगर 40 मार्क्स का क्वेश्चन था यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 40 मार्क्स का था। अब 40 मार्क्स के लिए सिर्फ अगर आप इतना लिखेंगे तो इतना में तो 40 मार्क्स मिलने की कितनी संभावनाएं हैं, बहुत कम। तो सिर्फ इतना से नहीं काम चलेगा। ठीक है, ये तो मैं एक मोटा मोटा बता दिया कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था, और आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था, फ्रेमवर्क होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था। राइट, सिमिलरली यहाँ पे जब जाएंगे तो और उसको आप डिटेल्स में जाना है ना, कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, पर्सपेक्टिव, है ना। फॉर एग्जांपल कोई कमेटी का रिपोर्ट है, फॉर एग्जांपल मैकेले कमेटी क्या कहती है सिविल सर्विस के रिक्रूटमेंट के लेके, स्पेशलिस्ट के लेके, जर्नलिस्ट के लिए। सिमिलरली नॉर्थ कोटे ट्रेवलियन रिपोर्ट क्या कहती है
सिमिलरली ये आपका एक तरह से ये हो गया आपका हिस्टोरिकल पार्ट, क्योंकि आपको पता है जब भी आप आंसर राइटिंग लिखते हो, ठीक है, आंसर राइटिंग करते हो, क्या करते हो, जिसको बोला जाता है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, है ना, डायमेंशन दे पाओ अपने उत्तर का, है ना, कौन कौन सा टच पॉइंट होता है, टच पॉइंट डायमेंशन दो, उतना आपका आंसर वेल वर्स्ड होता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक हिस्टोरिकल डायमेंशन दे दिया, ठीक है, मान के चलिए पहला डायमेंशन दे दिया कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मैकॉले कमेटी क्या रिकमेंड करती है ना, नॉर्थ कोरिया ट्रेवलियन रिपोर्ट क्या कहती है, ओके। तो ये सब आपने पहला डायमेंशन दे दिया। सिमिलरली उसके बाद जो कुछ कुछ रिफॉर्म होते हैं अपने, जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंड एआरसी, है ना, एआरसी का नाम सुना होगा, या तो फर्स्ट एआरसी सुना होगा, राइट। सिमिलरली अदर कमीशन, फॉर एग्जांपल सेकेंड पे कमीशन क्या कहता है ना, और फल्टन कमेटी जो आपका ब्रिटेन का कमेटी था, ब्रिटेन, आपको क्या करना है यहाँ पे, हमारे इंडिया के साथ साथ थोड़ा सा जो फॉरेन कंट्री का भी जो है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है, उससे भी आपको लिंक करना है, अभी तो आपका मल्टी डायमेंशन बनेगा आंसर, राइट। तभी आपका आंसर क्या बनेगा, मल्टी डायमेंशन बनेगा, है ना। 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है, तो कितने सारे पहलू होती है, एस्पेक्ट होती है, सबको तो कवर करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी, है ना, ऐसा तो नहीं है किसी का नोट्स पढ़ लो और नोट्स पढ़ के आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे दिए, आपका चयन हो जाएगा। इतना इजी है क्या सिविल सर्विस का एग्जाम पास करना, किसी भी सिविल सर्विस का नहीं है। तो आप नोट्स के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है, आपको अपना दिमाग लगाना है। आप आप सोचिए, आप जो राज्य का जो सर्वोच्च पद है ना, राज्य का जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट, उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, है ना, उसके लिए आप फाइट कर रहे हो, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, और आप नोट्स के भरोसे बैठे हुए। सोचिए, आपको चाहिए सबसे बड़ा ऊंचा पद, लेकिन आप ना बेसिक बुक पढ़ने के लिए मतलब एनसीईआरटी नहीं, मतलब पढ़ने के लिए रेडी नहीं हो, ना स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के लिए रेडी हो, राइट। आप मार्केट में जो, और जिसको मार्केट में ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, देने वाले भी मिल जाएंगे, है ना, प्रमोट करने वाले कि हमारा नोट्स पढ़िए सब कुछ मिल जाएगा आपको, है ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बेसिक भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके हिसाब से एनसीईआरटी भी मत पढ़िए और स्टैंडर्ड बुक भी मत पढ़िए, उसका सिर्फ नोट्स खरीद लीजिए और पढ़िए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो आप समझदार व्यक्ति हो, सिविल सर्विस एस्पायरेंट हो, तो बच के रहिए, है ना, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएगा। तो एक डायमेंशन ये हो गया, सेकंड डायमेंशन ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो अब गवर्नमेंट का स्टेप्स क्या 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 लग, फॉर एग्जांपल सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस क्या होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्या होता है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का मोड क्या होता है। मान के चलिए ये सब जो जर्नलिस्ट है और स्पेशलिस्ट है, उसका सेपरेशन क्या होती है, हायरार्की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की होती है ना, टॉप में क्या होता है, टॉप, ये बॉटम, ठीक है। जैसे अगर आप मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी पढ़े होंगे, है ना, मैक्स वेबर का पढ़े होंगे, नौकरशाही मॉडल, नौकरशाही मॉडल, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, तो यहाँ पे आपको यही बोलता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो हायरार्की ऐसे डिफाइन करते हैं, पिरामिड टाइप से, है ना, पिरामिड टाइप से। तो इस पिरामिड टाइप से फिर यूनिफाइड हायरार्की, ये सब क्या है, ये सब आपका डायमेंशन निकल के आ गया, ठीक है, डायमेंशन निकल के आ गया। सिमिलरली अब कुछ एरिया ऑफ कंट्रोवर्सी, कुछ कंट्रोवर्सी भी होगा, है ना, कि फॉर एग्जांपल कौन टॉप पोजीशन पे रहेगा, स्पेशलिस्ट रहेंगे कि जनरलिस्ट रहेंगे, अगर रहेंगे तो उसका पे क्या होगा, प्रमोशन क्या होगा, है ना। तो कुछ इस टाइप का कंट्रोवर्सी, अगर कंट्रोवर्सी है तो उसका कुछ फिर उसका फेवर में भी देना पड़ेगा आर्गूमेंट। फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट का लीडरशिप स्किल्स क्या हो सकता है, स्पेशलिस्ट का लीडरशिप मतलब टेक्निकल एक्सपर्टाइज क्या हो सकता है। तो होल टुगेदर आपको इस टाइप से बहुत सारे कमिटी का रिपोर्ट, है ना, बहुत सारे कमीशन का रिपोर्ट, है ना, इंडियन गवर्नमेंट का स्टेप्स क्या लिए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन मोड क्या है ना, कंट्रोवर्सी क्या है, फेवर में क्या है, इतने सारे चीजें डायमेंशन अगर देते हो तब आपका आंसर फुलफिलमेंट होता है ना। और क्योंकि ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये अगेन रिमेंबर इट्स नॉट एन यूनिवर्सिटी एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, कॉलेज एग्जाम नहीं है। तो आप दूसरे का नोट्स पे बिल्कुल रिलाई ना करें, है ना, आप अपने बुद्धि का, अपने तजुर्बा का, और आप अपने बेसिक जो बुक्स हैं एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक पे ही रिलाई करें। ओके, चलिए अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इस पहला टॉपिक में, जैसे कि एक फ्रेमवर्क तो हमने आपको ये बता दिया, है ना, कि इस टाइप का फ्रेमवर्क बना सकते हैं, ये फ्रेमवर्क नंबर 1 हो गया, ठीक है। सेकंड इसी पार्ट का फ्रेमवर्क नंबर 2 हो गया, ठीक है।
और अगर हमको पढ़ना हो पहला वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक अगर हमको पढ़ना हो, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, तो हम कैसे अपना खुद का फ्रेमवर्क बना सकते हैं ताकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस टाइप का बना दें, है ना, तो हमको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ना हो, है ना, 1 मिनट लगे खाली हमको इसको रिकॉल करने में, रिवाइज करने में। ठीक है कि अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर आता है तो हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें पहला टॉपिक का, कि हमारा देख लिया पहला टॉपिक क्या कहता है, कि हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन पढ़ना है, कौन कौन सा एलिमेंट्स है और क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो चलो सबसे पहले देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन, नाम से ही लग रहा है कि दो चीज़ें हैं, एक पब्लिक हो गया, सेकेंड हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और पब्लिक का अगर हम बात करें, पब्लिक का मतलब होता है लोग, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अब हमको सेपरेटली डील करना पड़ेगा, है ना, इसको सेपरेट कर दो, पब्लिक को अलग रखो, एडमिनिस्ट्रेशन को अलग रखो। सबसे पहले हमको एडमिनिस्ट्रेशन को जानने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम समझ लेते हैं, फिर हम पब्लिक को जानेंगे, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे, मतलब 3 चीजें हो गई हमारे पास पढ़ने के लिए। ठीक है, तो फ्रेमवर्क में हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को रखेंगे। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन क्यों, हमने तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन समझ लिया तो उसके बाद हम कंबाइन पढ़ लेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, तो कुछ हमको डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत है। और डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है, इन लोगों को क्या बोलते हैं हम, स्कॉलर्स। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं इन लोगों को, स्कॉलर्स, राइट, क्या बोलते हैं, स्कॉलर्स। ओके, तो ये सब जो स्कॉलर्स है, एक सेकंड इसका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ना, तो लिख देता हूँ ऐसे, हाँ, बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं उसको, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ और अदर्स में बहुत सारे आ जाएंगे। उसके बाद हमारा टाइप, टाइप क्या कहता है, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो अलग से हालांकि इसका मेंशन भी किया हुआ है कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमने यहाँ बता रहा था आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ो, पब्लिक पढ़ो, पब्लिक को दोनों को कंबाइन करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ो, फिर सेपरेट करके पब्लिक और प्राइवेट कर दो। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट कर दो। तो हमने क्या देखा, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ डेफिनेशन बहुत सारे थी, इसको स्कॉलर्स भी बोलते हैं और थिंकर्स भी बोलते हैं। ठीक, थिंकर्स भी बोलते हैं। तो थिंकर का नाम देखिए बहुत सारे हैं, अभी मैं बताऊंगा। फिर टाइप्स में देखा तो हमने देखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड में प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमारे सिलेबस में सिग्निफिकेंस भी लिखा हुआ था। यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो अब सिग्निफिकेंस में आपको क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है, जैसे कि हमारा जो संसाधन है उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो, है ना, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे, एफिशिएंट तरीके से, है ना, एफिशिएंट तरीके से हमारा कैसे उसका यूटिलाइजेशन हो, राइट, यही तो हमारा सिग्निफिकेंस कहता है, राइट। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, मतलब नीति का जो होता है कार्यान्वयन या तो क्रियान्वयन वो करता है। फिर आपका क्या कहता है, गवर्नेंस, यहाँ तक कि गुड गवर्नेंस मतलब शासन और सुशासन, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास, आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी। और की एलिमेंट में क्या होता है, कोई भी अगर आप काम करते हो एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक आदमी से चलता नहीं है ना, एक आदमी से चलता नहीं है। मैंने यहाँ पे बताया था कि ये यहाँ पे एक जो पिरामिड वाला कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे कहाँ पे गया पिरामिड वाला, ये पिरामिड क्या होता है, ये बेसिकली एक हायरार्की होता है किसका, यहाँ पे जो बताया था हायरार्की है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, किसी भी संस्थान हो, मैनेजमेंट हो, राइट। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो गया, एक आदमी से चलेगा नहीं एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे लोग होंगे, और बहुत सारे लोग होंगे, है ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन मान के चलो ये है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे लोग होंगे वो सबका क्या होगा, एक सामूहिक प्रयास होगा, है ना, कलेक्टिव एफर्ट होगा, सामूहिक प्रयास होगा। ठीक है, लेकिन सबका क्या होगा, एक ही उद्देश्य होगा। ठीक है, एक ही उद्देश्य होगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन पर्पस। और एक ही उद्देश्य क्या है, देखो यही सब एक ही उद्देश्य है क्या, कि पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना, गवर्नेंस करना, आर्थिक विकास, है ना, सोशल डेवलपमेंट। तो जितने सारे चीजें हो रही है सबका एफर्ट तो होगा, सबका लगेगा, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है, एक ही उद्देश्य है, फॉर एग्जाम्पल आर्थिक विकास।
ठीक है, अर्थव्यवस्था का। तो आपको इस टाइप का जब आप पढ़ते हो, सबको समझ में आती है चीजें कि हमें इस टाइप से पढ़ने की जरूरत है, राइट। किसी का नोट्स में ये सब नहीं मिलेगा, नहीं नोट्स पढ़ने की जरूरत है आपको, ऑल राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, ये प्रशासन, ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, अगर डेफिनेशन की बात करें, जो परिभाषा है, फॉर एग्जाम्पल इयन ग्लेडन ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, बोलते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसका मतलब क्या होता है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि केयर फॉर, है ना, केयर फॉर, ठीक है, और केयर फॉर और मैनेज अफेयर्स, मैनेज हिंदी में बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैनेज अफेयर्स, अफेयर्स विथ विथ ए कॉन्सियस पर्पस। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका कहने का मतलब है हिंदी में, तो प्रशासन का अर्थ है कि अब सचेत, जो सचेत हो गया है ना, सचेत उद्देश्य के साथ मामलों की देखभाल या तो प्रबंधन कर, ठीक है, केयर फॉर मतलब देखभाल करना, मैनेजमेंट फॉर प्रबंधन करना, इसके साथ आप सचेत उद्देश्यों के साथ, ठीक है। सिमिलरली अगर आप हर्बर्ट साइमन की बात करते हैं, है ना, हर्बर्ट साइमन, हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं कि यही बोलते हैं कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है, हर्बर्ट साइमन के अकॉर्डिंग कहता है कि इट्स कलेक्टिव एफर्ट, यहाँ पे जो लिखा है ना, यही वाला जो है बेसिकली हर्बर्ट साइमन का ही है ना, कलेक्टिव एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ग्रुप्स, ऑफ ग्रुप्स मतलब एक आदमी का नहीं, ग्रुप्स का मतलब ही क्या हो गया, सामूहिक प्रयास, राइट। ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया, ग्रुप का एक तरह से कलेक्टिव एफर्ट, राइट, कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ग्रुप्स टुवर्ड्स, टुवर्ड्स कॉमन गोल, है ना, किसी कॉमन गोल को प्राप्ति करने के लिए, जो यहाँ पे कॉमन पर्पस है, किसी को आप गोल भी बोल सकते हो, कॉमन गोल, तो कॉमन गोल की प्राप्ति ही करना ही, है ना, और कलेक्टिव एफर्ट के जरिए ही प्रबंधन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कहता है, प्रशासन कहलाता है, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड साइमन। तो इस टाइप से बहुत सारे जो आपका थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, अपने अलग अलग डेफिनेशन देकर रखा है, क्लियर। तो आपको इस टाइप के पढ़ने की जरूरत है, ऑल राइट। और ठीक है, और ओके, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एक सेकेंड गाइस, हाँ, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंक्लूजन, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक आपका यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब सार्वभौमिक, है ना, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल प्रोसेस, क्या, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट योर यूनिवर्सल प्रोसेस, दैट मीन्स कॉल्ड सार्वभौमिक प्रोसेस, मतलब प्रक्रिया है जिसमें पब्लिक को भी हम साथ में लेते हैं, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों साथ साथ ही चलता है, ठीक है, एक साथ चलता है, लेकिन दोनों का पर्पस डिफरेंट, ठीक है, दोनों का पर्पस डिफरेंट है। जब आप सेपरेटली पढ़ोगे पब्लिक और प्राइवेट, है ना, तो दोनों का स्कोप आपको समझ में आ जाएगा, है ना, आपका सिलेबस में स्कोप भी है, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इस टाइप से पढ़ने की जरूरत है, ओके। सिमिलरली अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अब हमने अभी तक क्या देखा, आपको क्या पढ़ाया था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने जैसे कि बताया कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, उसके बाद तो यहाँ पे भी बहुत सारे डेफिनेशन आएंगे, फॉर एग्जाम्पल वुडरो विल्सन, एल डी वाइट, लूथर गुलिक, साइमन, हर्बर्ट साइमन, राइट, बिफनर, वाल्डो, डिमॉक, राइट, ओके, एंड देन आपका निग्रो, है ना, ओके, बहुत सारे ऐसे हैं। फिर आपका डेफिनेशन समझने के बाद पर्सपेक्टिव, है ना। अब यहाँ पे जो थिंकर्स हैं, है ना, स्कॉलर्स हैं, अपने अपने थिंकर्स पर्सपेक्टिव से, कोई नैरो व्यू की बात करता है, कोई वाइडर व्यू की बात करता है, मतलब नैरो का मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। अब गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, अब अब जानते ही हो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि
आपका क्या होता है उसमें, आपका एग्जीक्यूटिव होता है ना, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, है ना, और आपका जुडिशियरी। ठीक है, एक और क्या होता है बताइए, है ना, लेजिस्लेटिव, राइट। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशियरी, ये तीनों का जो अगर व्यू मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइडर। ठीक है, वाइडर व्यू और वाइडर पर्सपेक्टिव। लेकिन जब हम नैरो की बात करते हैं तो वो सिर्फ बात करता है कि एग्जीक्यूशन वाला, जो सिर्फ जो एग्जीक्यूशन करेगा वो क्या होगा, सिर्फ नैरो व्यू का पार्ट होगा। तो बहुत सारे और चीज़ें हैं, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बता दिया है ना, कम शब्दों में। ऐसे इतना इजी है नहीं और इतना आसान भी नहीं है ना, और इतना कम है, बहुत डेप्थ में जाकर चीज़ें और भी रहती है ना। उसके बाद सिग्निफिकेंस में, अब जब पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक क्या करता है, लॉ को इन्फोर्समेंट करता है ना, कि कानून अपना पालन करें। अब उस चीज को बिल्कुल सही तरीके से इन्फोर्समेंट हो, उसके लिए वो जिम्मेवार है। सिमिलरली अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने देखा, पब्लिक सर्विस जो डिलीवरी होता है ना, वो चीज़, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज मैंने बताया यहाँ पे, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज जैसे हो गया पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब मैंने काफ़ी हाई लेवल में मैं आपको बता रहा हूँ अभी, है ना, काफ़ी हाई लेवल में बता रहा हूँ, ताकि इससे क्या होता है, सिर्फ आपका जब नोट्स खुद का बनाते हो तो सिर्फ आप इतने ही लिखोगे ना। आपका जो जितना भी 6 महीना में, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने 6 मंथ से तैयारी कर रहे हो, है ना, 1 ईयर से कर रहे हो, तो एक साल में जितना पढ़ाई कर रहे हो, 6 महीना से पढ़ाई कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, वो क्या होता है कि आपका नॉलेज को एक जगह पे एक्यूमुलेट होता है ना, नॉलेज का एक्यूमुलेशन करना, ठीक है। और और उस नॉलेज का एक्यूमुलेशन का यूज करके आपको इस टाइप का नोट्स को इस टाइप से क्रिस्प बना देना है, ताकि आपके पॉइंट याद रहे। और आपने यहाँ पे जो 2 साल, 6 महीना, एक साल, जितना दिन से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जितना भी नॉलेज आपने एक्वायर करके रखा है, इस पॉइंट को लिंक करते हुए उस नॉलेज को आपको एग्जाम में लिखना है। जैसे यहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी, वहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जीक्यूशन ऑफ योर नॉलेज करना है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज। आगे समझ में, सेम चीज है ना, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। तो इस टाइप से आपकी तैयारी होती है, इस टाइप से आपकी प्रिपरेशन होती है, इस टाइप से आपको गाइड किया जाता है ना। मार्केट में आपको मिस गाइड करने वाले ज़्यादा मिलेंगे, है ना, मिस गाइड या तो मिस लीडिंग, मिस गाइड बोल लो या तो मिस लीडिंग करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, मिस गाइड और मिस, जहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, जहाँ पे आपने समझ लिया कि सब कोई सबसे ज़्यादा कोर्स की प्रमोशन कर रहा है, ठीक है, कोर्स हर वीडियो में आके क्या बोल रहा है कि मेरा नोट्स ले लो, ठीक है, मेरा कोर्स ले लो, ठीक है, इतना परसेंट अभी डिस्काउंट चल रहा है, सेल चल रहा है ना, इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा, ये है ना, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन उसके पास है और दुनिया में किसी के पास नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। फिर खाली आके बड़ी बड़ी बातें करना, है ना, लेकिन जो बातें उसको करनी चाहिए, इस टाइप का चीजें, कॉन्सेप्ट को समझ समझ समझाना चाहिए। एक टीचर का क्या फर्ज होता है आप बताइए, है ना, आप सिविल सर्विस फ्रेंड हो, एक टीचर का फर्ज क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को क्या करना, सिंप्लीफाई करना, है ना, इजी करना। एक टीचर का ये काम नहीं होता है कि सिर्फ आके नोट्स का प्रमोशन करना, ठीक है। आप झारखंड में ऐसे बहुत सारे टीचर मिलेंगे जो कभी एक भी टॉपिक को पढ़ाएंगे नहीं, ना ही उसको आता है ना, अगर आता होता तो पढ़ा देता, तो सिर्फ क्या करता है ना, सिर्फ नोट्स का प्रमोशन करता है। ओके, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।